नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम खबरें विस्तार से मेरे साथ। खबर कुशीनगर जिले से पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर थावे रेलखंड पर स्थित तमकुही रोड रेलवे स्टेशन उस समय सुर्खियों में आया जब 17 अक्टूबर को सुबह लखनऊ से इलाज कराकर तमकुही रोड से तरिया सुजान अपने घर जा रहे टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता को मयंक नाम के स्टेशन मास्टर के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। जब 05-036 सवारी गाड़ी पकड़ने से पूर्व पेट में दर्द और शौच जाने की जल्दबाजी में स्टेशन पर बने 2 शौचालय पर ओम प्रकाश गुप्ता गए, जहां पर उनको दरवाजे पर ताले लटके मिले। शौच जाने की जल्दी में पत्रकार ने स्टेशन मास्टर से प्रतीक्षालय खोलने का आग्रह किया। स्टेशन मास्टर ने अनपढ़, गंवार, देहाती जैसे शब्दों से नवाजते हुए केबिन से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। पत्रकार द्वारा रेल टिकट दिखाते हुए स्टेशन मास्टर से प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय का चार्ज लेकर शौच जाने की बात कही। हद तो तब हो गई जब स्टेशन मास्टर ने अपने खोखले दिमागी दिवालियापन का परिचय देते हुए अपने अधीनस्थ से वीडियो बनाने का फरमान जारी किया। इस दौरान पत्रकार की गाड़ी छूट जाती है। ट्रेन चले जाने पर पत्रकार द्वारा परिवाद पुस्तिका मांगने पर झल्लाकर स्टेशन के मुखिया ने पत्रकार पर पुस्तिका दे मारा। अभी नाम बताइए ना। नाम लिखे ना, पहले परिवार पुस्तिका लाइए, मैं लिख रहा हूँ। परिवार पुस्तिका पहले वहाँ बगल में लिखी ना। अरे ओम प्रकाश गुप्ता ने परिवाद पुस्तिका में शिकायत करते हुए मामले की लिखित शिकायत रेल मंत्री भारत सरकार, महाप्रबंधक गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा, डिवीजन रेल मैनेजर वाराणसी सहित भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली को लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तमकुही रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे नियम विरुद्ध एक रेल यात्री और वरिष्ठ पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार का मामला मीडिया में आने के बाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जाता है कि पत्रकार को जिस प्रतीक्षालय में शौच जाने से रोका गया वो प्रतीक्षालय शराब पीने और ताश खेलने का अड्डा है। सवाल यह है कि प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय की जगह निजी ऐशगाह कैसे है। तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर गंदगी का अंबार, यात्रियों के लिए पानी की सुविधा नगण्य के सवाल पर स्टेशन मास्टर का जवाब है कि पत्राचार किया गया है, अधिकारी नहीं सुनते, ये भी जांच का विषय है। बहरहाल खबर का संज्ञान लेते हुए JRUCC के सदस्य अशोक कुमार मिश्र ने संवाददाता रूबी सिद्दीकी से एक साक्षात्कार में बताया कि वरिष्ठ पत्रकार और एक रेल यात्री के साथ स्टेशन मास्टर का ये कृत्य निंदनीय है। किसी भी रेल यात्री को शौच से वंचित करना रेल नियमों के विरुद्ध है। इस मामले को मैं तत्काल रेलवे के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए स्टेशन मास्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करूंगा। देखिए, इसका संज्ञान मुझे भी मिला है और मैंने वीडियो भी देखा है। तो एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि तमकुही रोड रेलवे स्टेशन बहुत बदहाली स्थिति में दिखा है। जो वीडियो दिखा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है तो मौके पर देखने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो वीडियो दिखा रहा है उसके मुताबिक तो लापरवाही है। दूसरा, रेलवे स्टेशन पे शौच करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद है और वो जाना चाहता है तो उसको नहीं रोका जा सकता है। और स्टेशन मास्टर के द्वारा उसमें ताला लटकाना तो और भी ये चिंताजनक बात है। तो हम इस पर GM गोरखपुर से बात करेंगे यहाँ से कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आई और बाथरूमों में ताले क्यों डाले गए, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग तो जगह जगह शौचालय बना रहे हैं और शौचालय बना हुआ और पब्लिक को करने से रोका जा रहा है। तो इस पर निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये संज्ञान में। देखिए, हमारा तो दायित्व ही है कि हम रेल उपयोगकर्ता यानी जो भी रेलवे के यूजर्स हैं उनकी सुख सुविधा का ही ध्यान रखना हमारी कमेटी का काम, और उसमें स्वच्छता, सफाई और जो हमारे ट्रेवलर्स हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस पर हम लोग सरकार को अपनी बात बताते भी हैं, पक्ष रखते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये GM के सामने ही बात आएगी और रेलवे मिनिस्टर जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।
नहीं, ये तो और भी शर्मनाक है और हम इसके लिए भी खेद व्यक्त करते हैं कि एक सीनियर सिटीजन के साथ रेलवे स्टेशन के जो मास्टर ने जिस तरह का व्यवहार किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से स्टेशन मास्टर के खिलाफ कार्रवाई की। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चलती है, जो गलती करता है उसको पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। जी। बिल्कुल होगी क्योंकि टॉयलेट में ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। अगर ये सही है, मौके पे ताले पाए गए और सीनियर सिटीजन को जाने से रोका गया तो ये निश्चित रूप से गंभीर आरोप है और इसकी जांच होगी और अगर दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जी 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 नहीं, देखिए एक बात तो बहुत साफ कहना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, स्वच्छता अभियान शुरू किया, तब से आपने भी देखा कि बड़े पैमाने पे शौचालय बनाए गए। जिन चौराहों पर, जिन टाउन में, जिस जगहों पे 1-2 शौचालय हुआ नहीं करते थे, हम लोग स्टेशन पे जाते थे, पिक्चर हॉल ढूंढा करते थे, कोई मॉल ढूंढा करते थे, आज जगह जगह शौचालय बने थे। ये हमारी सरकार की है और ये हमारे सत्ता में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया, ग्राउंड लेवल पर अनुभव किया और बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए और स्वच्छ भारत मिशन हमारा काम है। बिल्कुल मैं बहुत जल्दी जाऊंगा और जाकर के मैं स्वयं भी उसको देखूंगा और जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी और हम इस मामले में कोई लापरवाही सरकार हमारी बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारे माननीय रेल मिनिस्टर साहब भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक है और मुझे लगता है कि इसी बहाने तमकुही रोड जो रेलवे स्टेशन है उसका कार्य करती है। जी निश्चित रूप से देखिए, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी और ये ब्लंडर मिस्टेक है, इसकी जांच होगी कि ताले किन परिस्थितियों में लगाए गए और कोई हमारा सीनियर सिटीजन अगर जाना चाहता है टॉयलेट उसको कैसे रोक सकते, रोक ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत व्यवहार स्टेशन मास्टर द्वारा किया गया है और इसकी जांच करी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगा। खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई। बहराइच की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, जिस तरीके से समाज और राजनीतिक तरीके से बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं और सपा को कैसे हराएं, ये लोग कितनी भी रणनीति अपना लें कुछ नहीं होगा। आज वीडियो वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी ने खुद अपने नेताओं पर मुकदमा दर्ज करवाया है। हिटलर शाही चल रही है। जिस तरह से हिटलर अपने आदमियों को पुलिस में भर्ती कर देता था, वैसे ही बीजेपी वाले घबरा गए और उनके पास कोई विजन नहीं है। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में ये होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही है, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो हो गई है।
पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे जिले में ऐसा ही हो रहा है। बहराइच का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से प्रशासन ने दंगा कराया। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं, अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल सर, कांस्टेबल, उसके साथ ही घटना हुई है। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं है, हर जिले में ये स्थिति है। सर उसी आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं। जब बीजेपी की नीयत ही साफ नहीं है तो न्याय किस तरीके से देंगे। बिजनौर में 18 साल के लड़के की मार कर पुलिस वालों ने जान ले ली। पूरे देश में कस्टडी डेट में बीजेपी नंबर 1 पर है, फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है। जिले के जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अधिकारी गलत फॉर्म दे रहे हैं जिसकी वजह से पर्चा भरा जा रहा है, उसके बाद भी धांधली हो जाए। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ को हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिला अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया, हल्का से नीचे कर लो, हल्का से नीचे कर लो बस। यहाँ के जिला अधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में ये सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी। कितना दबाव है पुलिस का। जांच करनी होगी। लेकिन उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर इसी पर नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से? ये सब किसके अधिकारी होंगे?
जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का बताइए, 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले जेल चले गए और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है। कानपुर में पुलिस वाले के घर से 25 लाख रुपए निकले तो क्या पुलिस वाले ही पुलिस वाले का एनकाउंटर कर देंगे? पुलिस दबाव में काम कर रही है। 1 साल में बीजेपी गरीबी नहीं हटाएगी, खुद बीजेपी सत्ता से हट जाएगी। बीजेपी पीडीए का काट ढूंढ रही है। एडिशनल एसपी जिले में आप पीडीए का कोई अधिकारी नहीं रखना चाह रहे हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है कि बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है। और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए, जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ अधिकारी गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अपने आप पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा नहीं वहां। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। क्या फ्रीज हुआ है? माँ बहने करी सब मेरे पर लाके रख दिए। मंगेश यादव की तो हत्या की, खाना ही ले सब हमें पर रख दिया। घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा। सोचिए, और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा। और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की। बताओ उसमें क्या हुआ? अभी बताइए 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर में, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। और इन्हीं डीजीपी ने ये कहा था कि याद रखना, जब जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। कई 100 पुलिस के लोग जेल में हैं। ये हमारे जानते हो जिलाध्यक्ष वो पुजारी की हत्या में कितने लोग जेल गए? सोचिए 1000 पुलिस जेल जा चुकी है। तो आप कर क्या रहे हो? अभी एक बिंद को कस्टोडियल डेथ में मार दिया। सोचिए क्या नाम है, मटरू बिंद को ले गए और मार के जान ले ली आपने। बहराइच का मामला सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो हो सकता है उस पर डिसीजन आएगा। क्या कहेंगे? रोक लगा दी थी हाल फिलहाल की वहाँ पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। सीधा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और न्याय पे कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए जानबूझ करके दंगा कराया है। इससे वीडियो से नहीं साफ हो रहा, ये आपको एक्स डीजीपी जो कह रहे हैं उससे साफ नहीं हो रहा। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सुनने में आया कि पत्रकार साथी जिसने वो वीडियो बाहर किया, सोशल मीडिया पे डाला, उसकी पिटाई कर दी। बता रहे जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, उसी के हाथ पर तोड़ दिए। आजकल तो ये लग रहा है कि पत्रकार हमारे सच नहीं बोलते हैं, माफ करिएगा जो गलत मैं जो बात कहने वाला हूं, हमारा कैमरा कहो सच बोलते हैं। आप लोग थोड़ा घुमा फिरा के एडिट कर सकते हो, लेकिन कैमरा एडिट नहीं कर सकता। कैमरा जो देखेगा, जो सुनेगा वही चलाएगा।
तो जब सोशल मीडिया पे वो बातें आ गई, सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आ गई, तो उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसको पीटा उन्होंने। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करी। अखिलेश यादव ने ये निर्णय लिया कि हम अपने 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अखिलेश यादव ने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी है वो जो लगातार दंगे साफ तौर पे कराती हुई नजर आ रही। बहराइच की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है और भारतीय जनता पार्टी कैसे जिताया और कैसे सपा समाजवादी पार्टी को हराया, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक में साफ तौर पे अखिलेश यादव ने ये भी कहा है, ये जो बहराइच की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ये बोला है कि जो घटना है ये बीजेपी वालों ने कराई है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो जिले के जो जिला अधिकारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अधिकारी कहे जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर ये देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर ये निर्णय लिया था कि 1 साल में गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके पक्ष में बड़ा करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहा है उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि 1 साल में ये खुद अपने सत्ता पक्ष से हट जाएंगे, वो गरीबी क्या खत्म करेंगे। लेकिन साफ तौर पे यही देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषित नहीं करे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। लेकिन 2 सीटें जो अभी वो खाली जा रही हैं, अखिलेश यादव का इसको लेके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ समीकरण चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरीके से जो 2 विधानसभा सीटें जो खाली जा रही हैं उस पर किस तरीके से निर्णय लिया जाता है। राजधानी लखनऊ, कैमरा संदीप चौहान के साथ 4TV न्यूज़, नदीम खान, लखनऊ। खबर सोनभद्र से है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर हाथी नाला से अनपरा तक, खासकर रेणुकूट से होते हुए अनपरा तक ओवरलोड गाड़ियों की वजह से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसमें कभी कभी लोगों की जान तक चली जाती है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंसने के कारण लोगों की मौत तक हो जाती है। बच्चों के स्कूल भी छूट जाते हैं। जब तक इस रोड का चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा तब तक इस जाम की समस्या बनी रहेगी, जिसके कारण यहाँ की जनता आए दिन परेशान रहती है। लोगों को डर लगा रहता है कि जाम से कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। इसी कड़ी में यहाँ पर समाज सेवी डॉक्टर मनीष सिंह ने यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि जब तक इस रोड का चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या ऐसे की तैसे ही बनी रहेगी। आज रेणुकूट में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है और जाम लगने के कारण यहाँ के बच्चों की स्कूल छूट जाती है, एम्बुलेंस फंसी रह जाती हैं और यहाँ की जनता को इतनी परेशानी होती है। इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ जनता मौजूद है, इनसे हम बातें करते हैं कि ये जाम लगने का क्या मुख्य कारण है और इस बारे में क्या कहते हैं। ये बताइए, ये जो रेणुकूट में आए दिन जाम लगती है और जाम से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और ये जो जाम आज कई महीनों से लगातार लगी चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे। ये हमारा नाम डॉक्टर मनीष सिंह है। जहाँ तक जाम की बात आपने कहा है, रेणुकूट विगत 3-4 महीनों से लगातार इस जाम की वजह से जो है जाम के जाम में फंसा हुआ है। और ये जाम ज़्यादातर इस समय जो ओवरलोड गाड़ियाँ राखर की और रात्रि कोयले की चल रही हैं, इनकी वजह से है। कागज पे ओवरलोड खत्म कर दिया गया है सरकार की तरफ से, पर जो है ओवरलोड खुलेआम चल रहा है। और बड़ी विडम्बना की बात यह है, जैसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी जो हमारे रेणुकूट से ही हैं, सांसद जी भी यहीं के अगल बगल के ही हैं, विधायक जी जो है वो भी यहाँ से। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यहाँ की जो रोड चौड़ी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो है सरकार को कम से कम एक बाईपास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसका मैं सुनता हूँ कर रहे हैं। प्रशासन तो लगी रहती है, पर प्रशासन की गाड़ियों कहाँ उठा के ले जाए। नहीं, एक नेशनल हाईवे रोड है, रांची टू रीवा मार्ग, और जो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं, तो ये रोड चौड़ीकरण न होने के कारण ये समस्या बन रही है। ओवरलोड की भी दिक्कतें हैं जो है। तो ये जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसमें इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। भैया देखिए, इस पे अंकुश लगाने का काम तो शासन और प्रशासन का है। शासन लगी रहती है, पर सबसे बड़ी बात है ऊपर से जो है, अब देखिए आप अपने पीछे जब कैमरामैन साहब उधर दिखाएंगे उस गाड़ी को देखिए, ये देखिए, ये पूरी ओवरलोड गाड़ी है। अब इसको कौन आरटीओ रोकता है, कहाँ रोकता है, ये कहीं गाड़ी नहीं रुकेगी।
गाड़ियां देखिए ओवरलोड होने के कारण जो है जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। अब आप ये समझिए, ये घनी आबादी क्षेत्र है। इस घनी आबादी क्षेत्र में ऐसी ओवरलोड गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं, पलटती हैं, तो जाम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस फंसती है, बच्चों का स्कूल बाधित होता है। ये देखूंगा कैमरा मैन से कहूंगा, ये देखिए अभी भी जाम, ये देखिए रोड पे लगी हुई है और ये जाम की समस्या देखिए एनी टाइम बनी रहती है। यहाँ पे लोग ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, अपना काम पे नहीं जा पाते हैं, और ये जो है कि मेन मुख्य है ये आपका रहन सहन का जो वहाँ पे है, उस जगह पर टर्निंग है, उस जगह पर आए दिन जो है उससे कुछ गाड़ियाँ या चाहे जो भी खराब होती हैं या पलटती है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई में गिर जाती हैं, इसके वजह से भी जाम का इश्यू बनता है। अब देखिए कोई भी गाड़ी आप देखें ना पक्का ओवरलोड में चल रही है, गाड़ियाँ ओवरलोड में चलती है, बिल्कुल ध्यान नहीं। प्रशासन इसमें क्या कर सकती है? भाई प्रशासन क्या कर सकता है? देखिए शासन ये ऊपर शासन क्या कहना चाहेंगे? आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। लगा वही लगा दो, ले लिया काम कर दिया, नेता कौन से दिन देखने आ रहा है, हमको बताइए ना। ये जो जाम लग रही है इस बारे में क्या कहें, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे इसमें ऐसा है कि जो यहाँ का विधायक है वो कभी देखने नहीं आया, वोट मिल गया, जाम लगा, सोचना है पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या बात देखिए, हालत रोड का खराब है, वहाँ आदमी नहीं निकल पाएगा तो क्या करेंगे आप ही क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे? जी जी। अब आप ये बताइए, रोड के दोनों साइडें आप इधर से जाके जो है खान पात्र तक देखिए या कहीं पूरा कटते हैं, गाड़ी बचाएगा कहाँ बचाएगा? दोनों साइड जाएगा ही। पार्किंग लगी हुई है। अब ये गाड़ियां आएंगी, ओवरलोड है, जहाँ चढ़ाई पे प्रेशर छोड़ दिया, गाड़ी खड़ी हो गई, जहाँ खड़ी हुई अब जाम लगना ही लगना। अब ये शासन को देखना है कि प्रशासन को क्या करना है। भाई प्रशासन तो शासन के हिसाब से ही चलता है। ये देखिए यहाँ की समस्या बहुत है। इस रोड की जब तक चौड़ीकरण नहीं की जाएगी, ओवरलोड गाड़ियां बंद नहीं की जाएंगी, तब तक समस्या जाम की बनी रहेगी। गाड़ी 40 टन मांग रही है, 60 टन और क्या होगा? शासन प्रशासन भी प्रयास करता है कि जाम को हटाया जाए, बहुत प्रयास करते हैं कि जाम को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी जाम की समस्या नहीं खत्म होती जब तक कि रोड को चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा और ओवरलोड को नहीं बंद किया जाएगा। रेणुकूट से गणेश कुमार सैनी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। उड़न खटोले में मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय हेलीपैड में पहुंचे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में विकास परिषद की बोर्ड में बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी विकास कार्य और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा बैठक। इस बैठक के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन करने भी पहुंचे। 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखम गौशाला फरह पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और 7:30 पर परखम गौशाला फरह से आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। खबर रायबरेली से। रायबरेली में हिंदू युवती को हिंदू नाम बताकर शारीरिक शोषण करने वाले मुसलमान युवक आजम आलम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजम आलम पर 20,000 का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 3 साल पहले 2021 का है। यहाँ के लालगंज थाना इलाके की रहने वाली युवती को बस पर आजम आलम मिला था। आजम आलम ने अपनी पहचान छिपाते हुए युवती को हिंदू नाम बताया था। युवती की मां बीमार रहती थी, जिसे देखने के बहाने आजम आलम उसके घर आने जाने लगा। इसी बीच उसने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में युवती को किसी माध्यम से आजम आलम की असलियत पता चली तो उसने लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए STC यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजम आलम को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आज मेरे कोर्ट में एक वाद था सरकार बनाम आजम आलम, जिसमें आज माननीय न्यायालय ADJ FTC फर्स्ट श्री विद्याभूषण पांडे जी ने अभियुक्त आजम आलम को 10 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें जो वादनी थी उसने लालगंज थाने में तहरीर दी थी कि ये जो अभियुक्त है उसे बस में मिला था और बस में उसने अपना हिंदू नाम बनाकर उससे दोस्ती की और अपने आप को डॉक्टर बताया। उसकी मां बीमार रहती थी, इसी बहाने उनके घर आने जाने लगा था और वहाँ उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। तो तमाम गवाहों, अभियोजन, साक्ष्य, मेडिकल के आधार पर आज न्यायालय ने उसे 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
खबर कौशाम्बी जिले से है। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर। 4 साल की मासूम बच्ची से हैवान युवक ने किया रेप। मासूम को परिजनों ने हॉस्पिटल में इलाज के लिए कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। मासूम की मां ने रोते हुए कैमरे के सामने बताई सच्चाई। परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की प्रशासन से की मांग। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की है घटना। पूरी बात बताइए। मेरी 4 साल की बच्ची है, उसको जुगनू नाम का लड़का टॉफी किरायादार था, टॉफी बिस्कुट देके हलाया फुसलाया करता था। आज उसने गलत मेरे बेटी के साथ गलत काम किया है। मेरी छोटी पता चला तो मेरी छोटी बहन जाके देखी तो उसको पकड़ी है और उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई है। कैसी हालत है अब बेटी की? हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ले गई है उसको जुगनू को। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहती है? उसको सजा दिलाई, उसको फांसी की सजा दिलाइए। हम अगर वो जिंदा वापस आएगा तो उसको मैं बचने नहीं दूंगी। क्या नाम है आपका? आरती। खबर कासगंज जिले से है। साहब मैं जिंदा, खुद को जिंदा करने की प्रशासन से गुहार लगा रहा दिव्यांग युवक। लगभग 6 महीने पहले दिव्यांग व्यक्ति को कागजों में कर दिया गया था मृत घोषित। पिछले 3 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है पीड़ित। कागजों में मृतक होने के चलते सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है दिव्यांग। सावर तहसील क्षेत्र के गांव बूदरागंज का है दिव्यांग युवक। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? पंचायत रोशननगर, थाना सावर, ब्लॉक सावर। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि मुझे मृतक घोषित कर दिया गया है 19/6/2024 को। जब से मुझे जानकारी पड़ी, मैंने ये दिखवाई कि मेरी विकलांग पेंशन नहीं आ रही है, तो मैं इधर उधर ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, मगर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो? करीब 6 महीने मुझे हो गए चक्कर। कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया है? कागजों में मुझे मृतक घोषित। किस किस के पास जा चुके हो? मैं जी जिला अधिकारी के पास भी गया हूँ, उप जिला अधिकारी के पास भी गया हूँ और BDO साहब से भी मिला हूँ, सचिव साहब से भी मिला हूँ। खबर लखनऊ से। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज प्रातः नगर की साफ सफाई को देखने के लिए औचक निरीक्षण पर निकले। पोस्टरों में नए अवतार में दिखे अखिलेश यादव। 27 का सत्ताधीश की लगाई गई होर्डिंग। अखिलेश के जन्मदिन पर सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाई होर्डिंग। सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाई गई शहर भर में होर्डिंग। सपा मुखिया अखिलेश यादव का वास्तविक है जन्मदिन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में तमाम और खबरों के साथ।